नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान का जो अगला पार्ट है। पिछले वीडियो में यदि किसी दोस्त ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसमें आप जाकर आगे का वीडियो देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के जो संवैधानिक विकास में कौन कौन से जो चरण थे, उसके बाद हमारे पास है भारत शासन अधिनियम 1858। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया 1857 में, उसके पश्चात जो नियम कानून जो बना, ब्रिटिशों द्वारा जो नियम लाया गया था वह भारत शासन अधिनियम 1858 था। अब यहाँ से शासन चालू होता है भारत में शासन करने के लिए। उससे पहले जितने भी जो रूल्स रेगुलेशन आते थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। लेकिन जब 1858 का जो ब्रिटिश जो रेगुलेशन जो आया हुआ था भारत शासन अधिनियम 1858, अब ये जो रूल्स थे वो भारत में शासन करने के लिए थे। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने तो पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि जब यहाँ पर वैध शासन लगा, वैध शासन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ आपका डायरेक्टर का था, तो उस वैध शासन को हम यहाँ पर क्या कर दिया, 1858 में समाप्त कर दिया। दोस्तों, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया तो पूरे ब्रिटिश सत्ता हिल गई इससे, और उन्हें क्या बोलते हैं, उन्होंने जो भारतीय जो सत्ता को सीधा ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। अब वहाँ जितने भी यहाँ के शासन की बागडोर थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट चली गई, ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश राजा के पास चला गया। तो इस तरीके से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और यहाँ की सत्ता को ब्रिटिश साम्राज्य में हस्तांतरित कर दिया गया, ब्रिटिश हस्तांतरित कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर भारत में एक भारत सचिव नामक क्या किया गया, एक पद सृजन किया गया। भारत सचिव का पद एक मंत्रिमंडलीय पद था। जो ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली थी, मंत्रिमंडलीय प्रणाली थी, वहाँ के मंत्रिमंडल से यह डायरेक्ट क्या था, जुड़ा हुआ था, या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, या उसको रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, कि क्यों वो यह वहाँ का आदमी था एक्चुअली, भारत सचिव। और उसके बाद इस भारत सचिव की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। दूसरे बात, इसकी इम्पोर्टेंस की हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें मुगल जो राजा थे, मुगल साम्राज्य थे, उसके पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिए गए। अब भारत में कोई सम्राट का पद नहीं था। उसी तरीके से आगे हम लोग जब पढ़ते हैं तो 1858 के भारत क्या बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम में आपका क्या किया गया है, वायसराय का एक पद सृजन किया गया। वायसराय जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, उसी तरीके से वायसराय का कार्य था। और प्रथम वायसराय हमको लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। प्रथम वायसराय किसको बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इन चारों क्वेश्चन से आपको द्वैत शासन कब समाप्त हुआ, कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। भारत सचिव का पद, इसमें से इम्पोर्टेंट चीज है आपका 1858 में भारतीय सत्ता को ब्रिटिश क्राउन को तो हस्तांतरित कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर शासन करने के लिए सचिव का पद और वायसराय का पद को सृजित किया गया। प्रथम वायसराय थे हमारे पास लॉर्ड कैनिंग। हमने अभी पिछले वीडियो में देख लिया कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारन हेस्टिंग था। प्रथम आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बैटिंग था। इसी तरीके से भारत का प्रथम वायसराय कब बना हुआ है आपका, लॉर्ड कैनिंग। इन सीरीज को आपको याद करना है कि कब कब कौन कौन सा बना है। 1773, 1833, 1833 के बाद आपको 1858, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद नियम 1861 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अधिनियम के तहत भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था टिकी हुई है। 1861 में जब यह अधिनियम लाया गया तो एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था सृजित किया गया, और उसी व्यवस्था को आज हम लोग क्या बोलते हैं, अपनाते हैं। उसी व्यवस्था के अंतर्गत हमारा जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है चल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब 1861 का जो भारत अधिनियम परिषद आया है, भारत परिषद अधिनियम आया है, उसमें तीन जगह के, या तीन क्या बोलना चाहिए, तीन भारतीय जिसमें थे बनारस और पटियाला के राजा थे, और एक आदमी था सर
दिनकर राव, इन तीनों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या मिला हुआ है, इनको शामिल किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। ये भी आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि तीनों में से, इन चारों में से कौन है जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में शामिल नहीं किया गया था। तो आपको बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव के नाम, तीनों के नाम को याद करना है। 1861 की और एक इम्पोर्टेंट चीज होती है विशेषाधिकार। जो वायसराय था उसको एक विशेष अधिकार दिया गया था, जैसे हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया है। विशेषाधिकार मतलब आपातकाल के लिए 352, 356, 360, इसी तरीके से वायसराय का को विशेषाधिकार दिया गया था। ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत आता है। उसके बाद है एक और इम्पोर्टेंट अधिनियम के तहत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो प्रणाली आपका क्योंकि कंपटीशन अभी टफ हो रहा है तो हमको अंदर की चीज़ों को जानना जरूरी हो गया है। तो पोर्टफोलियो प्रणाली या पोर्टफोलियो किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था, यह क्वेश्चन भी आता है आपका। तो यह है भारत परिषद अधिनियम 1861 में पोर्टफोलियो, जिसको हम लोग संभागीय प्रणाली कहते हैं, संभाग का गठन किया गया, संभागीय प्रणाली के अंतर्गत शासन किया गया। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। हमें पता है कि 1861 में जिलों का निर्माण किया गया, संभाग भी बनाया गया छत्तीसगढ़ में। जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में लेते हैं तो 1862 में एक संभाग बना छत्तीसगढ़, जिसका मुख्यालय था रायपुर। 1861 में जिले बने। तो इस तरीके से ये हमारा पोर्टफोलियो संभागीय प्रणाली लागू होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। इसका इंपॉर्टेंट यही है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद विस्तार 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, ये भारतीय परिषद अधिनियम था 1892 का, इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। इसमें खाली केंद्र और प्रांत के जो वो थे, क्या बोलना चाहिए, परिषद थे, उसका विस्तार किया गया है। सेकंड इम्पोर्टेंस ये है कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, ये हुन और जो सचिव वो थे, और जो क्या बोलना चाहिए, कांग्रेस की स्थापना की गई, तो इस अधिनियम के तहत 1889 से लेकर 1899 तक जो ये लोग प्रपोजल देते थे, जो भारतीय कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनाए गए थे, वो लोग जो भी प्रपोजल देते थे उसको इस परिषद द्वारा स्वीकार किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1889 से लेकर 1891 3 साल तक ये लोग क्या किए, उनके जो प्रपत्र देते थे या प्रस्ताव देते थे उसको स्वीकार करते थे। उसके बाद से लोग स्वीकार करना बंद कर दिए या उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो इसलिए क्योंकि जो मार्ले थे वो भारत के सचिव थे और मिंटो थे भारत के उस समय वायसराय थे। दोनों के द्वारा यह अधिनियम लाया गया। तो इस अधिनियम को के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये इम्पोर्टेंट है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, किसके लिए, मुस्लिम के लिए। इसीलिए मार्ले को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है, सचिव। क्योंकि सचिव क्या था, ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल था उसका प्रतिनिधित्व करता था। क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा था सचिव का, इसलिए इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है, मार्ले को। अब इस परिषद की इम्पोर्टेंट बात करेंगे तो यहाँ पृथक निर्वाचन प्रणाली और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसको छोड़ के दूसरा चीज देखेंगे तो इसी अधिनियम 1909 के तहत क्या किया गया है, वायसराय की जो कार्यकारिणी होती थी उसमें प्रथम भारतीय सदस्य को सम्मिलित किया गया। ब्रिटिश जो वायसराय था उसके कार्यकारिणी जो समिति थी, परिषद था, उसमें प्रथम भारतीय सदस्य था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ब्रिटिश कार्यकारिणी प्रणाली में
या परिषद में किस भारतीय सदस्य को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो क्या थे, एक विधि सदस्य थे। विधि सदस्य थे मतलब कोई वकील ही रहा होगा जो कानून का जानकार रहा हो। इसके बाद हम लोग जब भारतीय परिषद के आगे बात करें तो केंद्र और प्रांत में, ठीक है, केंद्र और प्रांत में इसमें दो प्रकार का जो शासन व्यवस्था लागू हो गया। केंद्र में सरकारी बहुमत और प्रांत में गैर सरकारी बहुमत। सरकारी बहुमत और गैर सरकारी बहुमत कहने का मतलब होता है कि जो जब हम कोई डिसीजन लेते हैं या परिषद द्वारा, केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा परिषद दिया जाता था, तो वहाँ सरकारी जो सदस्य रहते थे, खास करके ब्रिटिश सदस्य जो सरकारी सदस्य कहलाते थे, उनके बहुमत से केंद्र मंत्रिमंडल में क्या लिया जाता था, डिसीजन लिया जाता था। लेकिन प्रांतों को गैर सरकारी सदस्य के लिए भी छोड़ दिया गया था। गैर सरकारी सदस्य मतलब होते थे भारतीय सदस्य भी इसमें शामिल थे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग भारतीय क्या बोलते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में हम लोग देखते हैं कि इस अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे पिछले में हमने देखा कि भारत परिषद अधिनियम 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से, माले मिंटो के सुधार के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू कौन था? सचिव, भारत का सचिव था, और चेम्सफोर्ड था वायसराय। इसलिए इन दोनों के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है। इसके तहत भारतीयों के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही हमारे यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई और इस निर्वाचन में सर्वप्रथम महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इन दोनों पॉइंट को याद रखिए। फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत दी गई और महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया, और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध कहने का मतलब होता था जो विषय थे, जो विभाग थे, उसको दो भागों में बांट दिया गया। पहला था आपका हस्तांतरित विषय, दूसरा था आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय भारतीयों को दिया गया और जो आरक्षित विषय है खुद ब्रिटिश अपने पास रख लेंगे। हस्तांतरित कहने का मतलब होता था जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, उद्योग आदि क्षेत्र आते थे, उसको भारतीयों को दिया गया। और जो आरक्षित विषय में रक्षा हुआ, विदेश हुआ, राजस्व हुआ, पुलिस हुआ, बिजली हुआ आदि जितने भी पैसा वाला जो विभाग था उसको वो लोग खुद अपने पास रख लिए। तो इस तरीके से 1919 में की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। इसको पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। 1919 में प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन का मतलब होता है विषय को दो भाग में डिवाइड कर देना या विभाग को दो भागों में डिवाइड कर देना और उसके हिसाब से उसको उस पर कार्य करना, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग 1919 की बात करें तो 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम लोग देखते हैं कि विधान परिषद में निर्वाचन क्षेत्र के लिए, अभी क्या है, विधान परिषद में निर्वाचन क्षेत्र के लिए इसमें क्या किया गया? दो क्षेत्र इसके लिए, तीन क्षेत्र शामिल किए गए। निर्वाचन के लिए तीन क्षेत्र शामिल किया गया। पहला होता था निर्वाचित, दूसरा होता था मनोनीत। निर्वाचन के लिए दो प्रकार तीन कार्य क्षेत्र थे। पहला था निर्वाचित, दूसरा था मनोनीत। तो मनोनीत में दो टाइप का था, एक गैर भारतीय, दूसरा भारतीय। तो गैर भारतीय कहने का मतलब जो सरकारी लोग थे और गैर सरकारी लोग, इन दोनों को क्या किया गया? मनोनीत किया गया निर्वाचन के पश्चात, ठीक है। तो विधान परिषद में
जो चुनाव की प्रक्रिया वो 2-3 भाग में डिवाइड होगी। पहला तो निर्वाचन था और दूसरा मनोनीत था। मनोनीत है तो वो कोई किस टाइप का है, सरकारी व्यक्ति है कि गैर सरकारी व्यक्ति है। उसी तरीके से जो निर्वाचन का क्षेत्र था, निर्वाचन क्षेत्र को 2 भाग में हमने डिवाइड कर दिया था। पहला था सामान्य क्षेत्र और दूसरा था विशिष्ट क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र में जितने भी पब्लिक लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके निर्वाचन क्षेत्र को हमने क्या किया हुआ है, सामान्य क्षेत्र कहते थे। लेकिन जब विशिष्ट क्षेत्र की हम लोग जब बात करते थे तो उसमें आता था व्यापार हुआ, कोई कॉलेज विद्यालय के जो क्या बोलना चाहिए अधिकारी थे, उन लोगों को उसमें शामिल किया गया था। भारत शासन प्रणाली की में एक विशेषता इसकी और थी कि जो सांप्रदायिक क्षेत्र, हमने 1909 को देखा कि यह मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर ईसाई लोगों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का कार्य दिया गया था। लेकिन 1919 में ये क्या हो गया, सिख, ईसाई, मुस्लिम और यूरोप के 4 लोगों को इसके लिए क्या कर दिया गया, स्थान आरक्षित कर दिया गया कि उस क्षेत्र में वही लोग ही क्या करेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज में। इसमें केंद्रीय बजट और राज्य बजट को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। केंद्र के लिए अलग बजट होना चाहिए और राज्य के लिए अलग बजट होना चाहिए करके केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था। इसमें से आपको सभी पॉइंटों को याद रखना है। ये है आपका सबसे पहले तो लोक सेवा आयोग, इंपॉर्टेंट चीज है इसमें से। उसके बाद जो द्वैध शासन कहाँ पर लागू किया गया, प्रांत में लागू किया गया, इसको आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद जो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, सांप्रदायिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हुए, इसको आपको क्या करना है, याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में हमने पिछले में देखा है कि 1919 में जब प्रांतों में द्वैध शासन लगा, तो जब भारत शासन अधिनियम 1935 की हम लोग बात करते हैं तो इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली चालू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली चालू किया गया और भारत शासन अधिनियम 1935 की जो हमारे पास जो संघीय न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट, उसकी स्थापना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रिजर्व बैंक। तो भारत शासन अधिनियम में ज़्यादा आपको देखना नहीं 1935 में। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब हमारा करेंट का जो संविधान है, वर्तमान संविधान है, उसमें से मोस्टली परसेंटेज कहाँ का है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यहीं से उठाकर उसमें ले जाया गया है, तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। पहली बात तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, संघीय न्यायालय 1937 में इसकी स्थापना की, रिजर्व बैंक की स्थापना इसी अधिनियम के तहत किया गया है। और इम्पोर्टेंस देखें तो म्यांमार जो हमारे भारत से लगा हुआ पूर्वोत्तर देश है, उसको 1937 में भारत से क्या हुआ है, अलग हुआ है। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेटफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इन तीनों में से नाम को पूछा जाता है, कौन कौन सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, नाम को आपको पूछा जाता है। तो इन तीनों नाम को आप याद रखेंगे, पैथिक लॉरेंस, स्टेटफोर्ड क्रिप्स और आपका अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन आने का उद्देश्य यही था कि भारत को हम लोग आज़ाद कर देंगे, भारत अब आज़ाद हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है। कंडीशन में उन्होंने कहा कि भारत जो बनेगा वो एक संघ होगा। किसका संघ होगा, जो ब्रिटिश क्षेत्र है और जो देसी रियासत है, उन सभी को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा। और उस संघ का क्या बोलना चाहिए, एक संविधान होगा। संविधान का एक ही संविधान होगा, पूरे संघ का एक संविधान होगा। तो आप लोग संविधान की बनाने की प्रक्रिया को चालू करें, और जो भी संघ बनेगा वो ब्रिटिश क्षेत्र का रहेगा और देसी रियासत की रहेगी। लेकिन उन्होंने यह भी बोल दिया कि जो देसी रियासत है वह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उनकी क्या बोलते हैं, वो वे स्वतंत्र हैं यदि वे संघ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तो इस तरीके से ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, कब आया था।
और इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे लास्ट में आपका आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ इस योजना को माउंट बेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माउंट बेटन उस समय क्या थे, वायसराय थे। तो 3 जून 1947 को उन्होंने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। माउंटबेटन योजना से ही पाकिस्तान और भारत 2 डोमिनियन स्टेट का निर्माण किया गया। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता दिन 1947 माउंटबेटन योजना है। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को क्या किया है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए। और इस तरीके से ये आपका पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद इस यूनिट से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमने सबसे पहले देखा हुआ है कि 1773 कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ है, पॉइंट को हम लोग याद करते जाएंगे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया है, जिसके तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया है, जिसके विधि सदस्य के रूप में एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया था। इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप लोग ब्रिटिश क्षेत्र कब किया गया है, 1813 में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम में व्यापार करने की पूरी जो अधिकार था उसको समाप्त किया गया है, तो 1833 में। 1813 में आंशिक रूप से किया गया था। 1858 में क्या हुआ है, 1861 में क्या हुआ है, 1892 में क्या हुआ है, 1819 में 1909, 1919, 1935, 1947। इस तरीके से मैंने आप लोगों को सभी पॉइंट्स में दिया है। साइमन कमीशन आया था 1927 में, इसके अभी छूटा हुआ था। साइमन कमीशन आया था जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम था, जिसका जो इस अधिनियम की क्या करने के लिए, जांच करने के लिए साइमन कमीशन भेजा गया था, क्योंकि उसमें 7 सदस्य थे, लेकिन सातों के सातों क्या थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से या ब्रिटिश थे, और किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए साइमन कमीशन गो बैक का नारा देकर उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।